हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक हमने जो किया है पिछली वीडियोस में वो किया केवल सिलेबस हमने देखा है। वो प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है। और ये हमारा जो अभी बैच चल रहा है वो 2024 के लिए स्पेशल बैच है, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं। वैसे तो प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती यूपी पीसीएस के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करें, मेंस की तैयारी अलग से करें, तो वो एक सही चीज़ नहीं रहेगी। सही तो ये रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके चलें, जिसमें कि हम अगर कंटेंट पे हमारी पकड़ बन जाएगी, हम चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे, तो प्रीलिम्स में फैक्ट निकालने बहुत आसान रहेंगे। या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अभी 14 तारीख को पेपर हुआ है, तो आपने देखा होगा कि अब फैक्चुअल देना बंद कर दिया है यूपी पीसीएस ने। पीसीएस में फैक्चुअल आना बंद हो गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी सिलेबस भी चेंज हुआ था, जिसमें कि हमारे ऑप्शनल को हटाकर पेपर 5 एंड पेपर 6 में, जीएस पेपर 5 एंड जीएस पेपर 6 में यूपी स्पेशल कर दिया। यूपी स्पेशल में हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले यूपी स्पेशल करेंगे। पेपर मेंस का पेपर 5 एंड पेपर 6। जैसे ही प्रीलिम्स आएगा, 4-5 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए फोकस हो जाना है। उससे पहले सम्मिलित तैयारी करनी है हमें, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो मेंस में जो हमारा पेपर 5 है, सिलेबस की ऑलरेडी वीडियोस बना दी गई हैं, चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप एस्पिरेंट मंच पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 ये हमारा होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा जो है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। ये हमारा, अब हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल स्पेसिफिक जो भी सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेट करके हर चीज को पढ़ेंगे। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि हमारे पॉइंट छूटने की, अब किस टॉपिक को कितना ज़्यादा पढ़ना है, किस पॉइंट पे कितना ज़्यादा फोकस करना है, वो भी हम वीडियोस के साथ साथ करते रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। तो आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास से। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास की अगर हम बात करें तो ये इतना ही पुराना है गाइस, जितनी की मानव सभ्यता। कोई छोटा मोटा उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं है। जितनी पुरानी मानव सभ्यता है उतना ही पुराना हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास है। अब केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखने के लिए सबसे पहले हमें इतिहास का ही विभाजन करना पड़ेगा। तो इतिहास को हम 3 जगह विभाजित कर सकते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। हम इसका विभाजन कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये काल है हमारे इतिहास के विभाजन का। इसी विभाजन के साथ साथ हम इसमें उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें रही हैं, कहाँ कहाँ हमें देखने मिली हैं चीजें, वो हम देखते चलेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल भी हमारा 3 खंडों में विभाजित है, जिनमें पहला है हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इंग्लिश में हम इसे पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा मध्यपाषाण काल, मीसोपैलियोलिथिक एज बोलते हैं इसे। और नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल। तो 3 खंडों में विभाजित है हमारा प्रागैतिहासिक काल भी, वो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। वैसे अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसमें किसी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, वो है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिपि तो थी उस समय पर, लेकिन
हमें उसकी जानकारी नहीं है, उसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी और लिपि की जानकारी, ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, वो होता है ऐतिहासिक काल। तो अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की, यानी कि पैलियोलिथिक एज की, तो इस समय पर जो मानव था वो बहुत ज़्यादा असभ्य, बर्बर और जंगली था। यानी उसे कोई सभ्यता की जानकारी नहीं थी, कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, बस पेट भरने के लिए उसे जो मिला उसने खा लिया। तो इस काल में जो हमारा है पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज जो है, पैलियोलिथिक एज, इसमें जो मानव था वो बहुत ज्यादा असभ्य, बर्बर, जंगली था। इसे कहते हैं हम पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें कि हमें उत्तर प्रदेश से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं इतिहास के विभाजन की कि इतिहास में क्या क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल है, आधि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, और हमने इसे बांटा है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब उत्तर प्रदेश के ही सापेक्ष हम इसे पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इस समय पर क्या क्या था उत्तर प्रदेश में, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और इस समय पर मानव को कितनी जानकारी थी उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में हम देखेंगे। नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में मनुष्य कैसा था, उसे कितनी जानकारियां थी, और कैसे कैसे खोद कर जब उत्खनन शुरू हुआ उस समय पर हमें ये सभी साक्ष्य देखने के लिए मिले कि कहाँ क्या है, ये उत्खनन से होता है। तो अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो है बहुत पुरानी एक घाटी है जिसे हम कहते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी है जो उत्तर प्रदेश में मिली है, ये है जिससे हमें पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, बेलन घाटी। बेटर रहेगा गाइस आप भी नोट करते चलें, इसके नोट्स बनाते चलें, रिवीजन में आसानी रहेगी। बहुत जल्दी करके हम इतिहास काल को खत्म करेंगे, उसके बाद सभ्यताएं देखेंगे। इसके साथ साथ भी अगर हम देखें तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल की उस टाइम पर मानव किस तरीके से जीता था, उनकी सभ्यताएं किस टाइप की थी। उसके बाद संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की, और प्राचीन नगरों के बारे में भी हम देखेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे खत्म करेंगे, टॉपिक वाइज हम शुरू करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेलन घाटी की, जो कि पुरापाषाण काल में बेलन घाटी थी। इसका जो श्रेय दिया जाता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा को इसके उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। तो ये कौन थे? इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं और ये हैं G.R. शर्मा। इसके उत्खनन का श्रेय यहाँ भी नहीं लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बेलन घाटी के उत्खनन का जो श्रेय दिया जाता है वो है इलाहाबाद के प्रोफेसर G.R. शर्मा। इन्होंने वहां उत्खनन कार्य शुरू करवाया और देखा कि वहां एक बेलन घाटी मिली है। बेलन घाटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मातृ देवी की एक मूर्ति, जो अक्सर एग्जाम में पूछ भी लेता है, ये क्वेश्चन बना देता है प्रीलिम्स में भी, कि जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है। तो ये सोनभद्र से। अब ये बेलन घाटी है कहाँ? आप कहेंगे कि ये बेलन घाटी है कहाँ, तो ये सोनभद्र में है। सोनभद्र से एक बेलन नदी है जो वहां से गुजरती है। जो बेलन नदी है, बेलन नदी सहायक नदी है टोंस नदी की। आप जानते होंगे जो टोंस नदी है वो सहायक नदी है गंगा नदी की, और टोंस नदी की ही टोंस को हम तमसा नदी भी बोलते हैं। टोंस नदी को बोलते हैं तमसा नदी भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो अगर आपको कहीं देखने के लिए मिले टोंस नदी या तमसा नदी तो एक ही नाम है। और टोंस नदी, तमसा नदी ये सहायक नदी है गंगा की, और टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी जो सोनभद्र से गुजरती है। तो बेलन नदी के किनारे ये बेलन घाटी देखने के लिए मिली है उत्खनन के समय पर।
तो बेलन घाटी अगर पूछा जाए कि किसके किनारे पर है, तो ये बेलन नदी के किनारे पर है। और इसके साथ साथ जो ये मातृ देवी की मूर्ति मिली है, बेलन घाटी से जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ये पत्थर की बनी है। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि जो ये मातृ देवी की मूर्ति है, ये किसकी बनी हुई है? ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, जो ऐसी मूर्ति भारत में और कहीं नहीं मिली है खुदाई में। अगर हम इतिहास में देखा जाए तो ये बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो बेलन नदी है उसके तट पर है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हमारा हो जाएगा पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल से, और जो मातृ देवी की मूर्ति है अगर इसे भी पूछ ले तो वहां पर जो एक नाला है उस नाले का नाम है लोहंदा। तो लोहंदा नाले के समीप ये मातृ देवी की मूर्ति मिली है। लोहंदा नाले के समीप ये मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो अगर हम बात करें कि जो पुरापाषाण काल के लोग थे, उन्हें घरों की जानकारी नहीं थी। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें, जो पुरापाषाण काल के ये बेलन घाटी के लोग थे जहाँ से हमें ये मिली है, उन्हें घर कैसे बनाए जाते हैं इसकी जानकारी नहीं थी, उन्हें कृषि की जानकारी नहीं थी, उन्हें आग की जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि उन्हें थोड़ा सा पशुपालन की जानकारी थी। तो दोस्तों ये है हमारा पुरापाषाण काल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पुरापाषाण काल के अवशेष अगर पूछे जाएं तो ये हमारे कहां से हमें मिले हैं? तो ये हो गया हमारा, एक तो सिंगरौली घाटी हो गया जो कि सोनभद्र में है, यहां से भी मिले हैं। ये भी सोनभद्र में ही है बेलन घाटी। और एक है हमारी सिंगरौली घाटी। तो सिंगरौली घाटी और चकिया, सिंगरौली घाटी और चकिया। सिंगरौली घाटी सोनभद्र में ही है और जो चकिया है वो हमारा चंदौली में है। यहां से भी अवशेष प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल के। और दोस्तों थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये हमारा पुरापाषाण काल हो गया उत्तर प्रदेश में जहां से साक्ष्य मिले हैं पुरापाषाण काल के। और अगर हम थोड़ी सी बात करें प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की भी, तो इनका एक छोटा सा पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, प्रागैतिहासिक काल, इसमें पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। आप ये थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, इसमें पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। इसमें ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते थे वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। और जो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी और जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक सभ्यता, वो हमारी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और ऐतिहासिक काल हमारा जो शुरू होता है, ऐतिहासिक काल, वो मौर्य काल से शुरू होता है। मौर्य काल यानी 600 ईसा पूर्व से ये मौर्य काल से शुरू हुआ माना जाता है। तो ये तीनों मौर्य काल से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में आदि ऐतिहासिक काल को हम, जो सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक सभ्यता की बात है, प्रागैतिहासिक काल को जो पाषाण संस्कृतियों का काल है, तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष हम देख रहे हैं इसे। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा इलाहाबाद के जो हैं, उन्होंने उत्खनन के समय पर, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ जल्दी से, यहाँ पर बेलन घाटी मिली। बेलन घाटी में इंपॉर्टेंट है आपकी मातृ देवी की मूर्ति। और इसके अवशेष जो हमें मिले हैं वो सिंगरौली घाटी और चकिया से भी मिले हैं। चकिया चंदौली में है और ये सोनभद्र में है। तो यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये टोंस नदी के, ये बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है और टोंस नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और टोंस नदी को हम तमसा नदी भी कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी किसकी? पुरापाषाण काल की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।